हेलो स्टूडेंट्स, इस यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्राचीन भारत के उत्तर वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल के बारे में आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अभी तक हम प्राचीन भारत के वैदिक काल तक पढ़ चुके हैं। वैदिक काल जो ऋग वैदिक काल था, वैदिक काल में ऋग वैदिक काल जिसके बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, उसका अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल का समय जो है यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहा गया और 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, या उत्तर वैदिक सभ्यता भी इसी को ही कहा जाता है। इसकी जानकारी हमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद से मिलती है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में हमें के बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल, जो वैदिक काल के बाद का जो समय है, उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। इसके बारे में अन्य 3 वेदों से इसकी जानकारी मिलती है। इसी काल में सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ आदि जो ऋग्वेद के अलावा जो ग्रंथ हैं, उन सभी की रचना इसी काल में ही हुई। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पूर्वी गंगा के मैदानों तक विस्तार का उल्लेख है। उत्तर ऋग्वैदिक काल में आर्य जहाँ तक विस्तार हुए थे, विस्तृत हुए थे, जहाँ बस गए थे, उसके आगे गंगा के मैदानों तक इनका विस्तार या इनके बसने का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद्भांड की अपनी एक विशिष्टता थी। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद्भांड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह इस समय की विशिष्ट कला थी, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे थालियों का प्रयोग करते। चित्रित धूसर मृद्भांड क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उसमें चित्र बनाए जाते, भूरे रंग के, भूरे काले रंग के चित्र बनाए जाते थे। उसे चित्रित धूसर मृद्भांड कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े क्षेत्रों का निर्माण कर रहे थे, जैसे पुरु व भरत मिलकर कुरु और तुर्वस व क्रीवी मिलकर पांचाल बने। देखिए, ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले थे, जिनके जो प्रमुख रहता था उसे राजन कहा जाता था। उसी प्रकार से इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण करने लगे। जो पुरु और भरत वंश जो थे, वो उनसे मिलकर कुरु वंश, जो आगे महाभारत जहाँ युद्ध हुआ उसका निर्माण हुआ। तुर्वस व क्रीवी जो छोटे कबीले थे, उनसे मिलकर पांचाल राज्य बना। आइए अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था, जो उस समय की शासन प्रणाली थी, वो किस प्रकार की व्यवस्था थी उस समय। ऋग्वैदिक काल में राजा कबीले पर शासन करता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा प्रदेश पर शासन। ऋग्वैदिक काल में कबीले के प्रमुख को मैंने पहले भी बताया, कबीले के प्रमुख को राजन कहा जाता था। उसी प्रकार से बहुत सारे कबीलों से मिलकर प्रदेश का निर्माण हुआ और प्रदेश पर राजा शासन करने लगा। उसके प्रमुख को राजन या राजा कहा जाने लगा। राजा का कल अब वंशानुगत हो गया था। ऋग्वैदिक काल में कुछ जगहों पे ये वंशानुगत नहीं था, बल्कि प्रजा के द्वारा चयनित भी किया जाता था। जब ऋग्वैदिक काल में राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत हो गया। वंशानुगत में राजा के जो वंशज होते थे वही राजा बनते थे। लेकिन इस समय भी प्रजा की सहमति आवश्यक थी राजा बनने के लिए। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक था, पहली बार इस काल में ही प्रकट हुआ। राष्ट्र शब्द जो है राज्य के लिए जो प्रयोग किया जाता था, वह इसी काल में प्रयोग किया गया। ऋग्वैदिक काल में राष्ट्र का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा की सहायता के लिए 12 प्रकार के मंत्रियों या रत्नियों के वर्णन का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है, जो इस प्रकार से है। सेनानी जो सेनापति होता था, पुरोहित या वंशानुगत या राजा का मुख्य सलाहकार होता था, युवराज, महिषी, सुत राजा के सारथी को सुत कहा जाता था, ग्रामणी जो ग्राम का प्रमुख होता था, छत्ता, प्रतिहार जो द्वारपाल होता था उसे छत्ता कहा जाता था, भागदूत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भागदूत ये भारत जनता और राजा के मध्य बलि या करों का निर्धारण करता था। जनता और राजा के मध्य बलि जो राजा को प्रदान किया जाता था, जो कर की ही एक प्रणाली थी, उसका निर्धारण करता था कि कितना जनता से कितना राजा वसूल करेगा, कितना कर, उसका निर्धारण भागदूत करता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष जो खजाने का जो प्रमुख था, उसे संग्रहिता कहा जाता था। गोवी कर्तन
यह आखेट में जब राजा शिकार के लिए जाता था तो उसका सारथी होता था, उसका मित्र या उसके साथ चलने वाला रहता था, जिसे गोवीकर्तन कहा जाता था। जंगल विभाग का भी प्रधान अधिकारी यही होता था, गोवीकर्तन। अक्षवाय पासे के खेल में राजा को सहयोग देता था। अक्षवाय जो एक अधिकारी रहता था 12 रत्नियों में, वह अक्षवाय नाम का एक था, जो पासे का खेल जब राजा खेलता था तो उसके साथ खेलता था, उसे सहयोग देता था, और यह आय व्यय का भी रेखा जोखा रखने का रखता था। पालागल यह राजा का मित्र होता था। इस समय आय का 16वां भाग कर या बलि के रूप में लिया जाता था। सभा और समिति में इस समय परिवर्तन हो गया, विदथ लगभग समाप्त हो गया। सभा और समिति का दबदबा तो कायम रखा, लेकिन उनका चरित्र बदल गया। उन पर राजकुमारों और कुलीनों का प्रभाव बढ़ गया। महिलाओं को अब सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती थी, इसकी बैठकों में शामिल हो सकती, इसके सदस्य बन सकती थी, बल्कि सभा और समिति में महिलाओं के प्रयोग को वर्जित कर दिया गया है। अब उनकी अनुमति नहीं दी गई। और सभा और समिति में जो प्रमुख या कुलीन वर्ग थे, राजा, उनके बड़े बड़े मंत्री और राजकुमार, उन सभी का प्रभाव बढ़ गया। इस समय विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल होता है तो विदत जो समिति थी वह समाप्त हो जाती है। ऋग्वैदिक काल में बलि एक ऐच्छिक कर था। ऋग्वैदिक काल में बलि जो था वह एक ऐच्छिक कर था, जो राजा को अपनी खुशी से प्रजा देती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह अनिवार्य कर बना दिया गया। बलि को एक उपहार न बल्कि एक कर बना दिया गया, जो अनिवार्य रूप से लिया जाता। और ये कितना था? 1/16वां भाग था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर न होकर जन्म पर आधारित होगी। उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म के स्थान पर न होकर जन्म पर आधारित है। ऋग्वैदिक काल में कर्म के स्थान पर व्यवस्था थी। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण थे वह कर्म के आधार पर थे। जो जिस काम को करता था वह उसी वर्ण का माना जाता था। लेकिन अब यहाँ वंशानुगत हो गई थी। मतलब अगर कोई एक कार्य करता है, ब्राह्मण है, तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण ही होगा। इस प्रकार की यह जन्म आधारित हो गई। वर्ण व्यवस्था को 4 वर्ग भाग में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों, कर्मकांडों का प्रचलन बढ़ा, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हो गई। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ गया। अब यज्ञ, कर्मकांड, पूजा में उनका शामिल होना महत्वपूर्ण था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का जीवन स्तर निम्न श्रेणी हो गया। स्त्रियों के जीवन स्तर में बहुत ही गिरावट आ गई। उन्हें पिता की संपत्ति से वंचित कर दिया गया। सभा और समिति में उनके प्रवेश पर निषेध लगा दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री को दुख का स्रोत बताया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथ का एक है, ऐत्रेय ब्राह्मण, उसमें पुत्री को सारे दुखों का कारण बताया गया। स्त्रियों को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दिया गया। कन्या के अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में विदेशी कन्याओं गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख है। इसके बाद भी कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं थी जो बहुत इसमें चर्चित थी, जो गार्गी, मैत्रेयी आदि थी, जिनका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। वह विदुषी महिलाएं थी जिनका प्रभाव उस समय बहुत अधिक था। गोत्र एक संस्था थी जो उत्तर वैदिक काल में प्रकट हुई। इसका प्रमुख गोत्र का स्थान है वह स्थान जहाँ पूरे कबीले के मवेशियों को रखा जाता था। जहाँ गोत्र वह स्थान था जहाँ जानवरों को रखा जाता था। बाद में यह एक वंश का चिन्ह बन गया। अब कोई भी एक वंश होता था तो वह उस गोत्र का माना जाता था। एक गोत्र चिन्ह बना दिया गया, और एक गोत्र के व्यक्ति का उसी गोत्र के व्यक्ति से विवाह नहीं हो सकता था। वैदिक काल में जीवन के 4 चरण अच्छी तरह स्थापित नहीं थे। वैदिक का जीवन के 4 चरण जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास आश्रम पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए थे। जबकि उत्तर वैदिक काल में ये पूरी तरह से स्थापित हो गए और इनका पालन करने के बारे में बताया गया। एक उपनिषद था जाबालोपनिषद, उसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। 4 आश्रम व्यवस्था जो हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास आश्रम व्यवस्था है, जो उसके बारे में जाबालोपनिषद में
विस्तृत रूप से बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, यह आप देखते हैं हम। उत्तर वैदिक काल में भी आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख मिलता है। कृषि के जो 4 महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, उसे जोतना, बुआई, फिर काटना और बीच में जो घास वास हो जाते हैं उसे निकालना, उन सब का उल्लेख इसमें मिलता है। इस काल में पशुपालन भी किया जाता था और हल चलाने में बैलों का प्रयोग किया जाता। उत्तर वैदिक काल में बैलों का प्रयोग हल चलाने के लिए किया जाता था। इस काल में भी गाय महत्वपूर्ण पशु था। उत्तर वैदिक काल में आर्य लोहे और तांबे के अलावा सोना, चांदी, टीन, सीसा आदि धातुओं से परिचित थे। लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में तीरों और भालों के रूप में किया गया। लोहे का प्रयोग यहाँ से प्रारंभ हुआ 800 ईसा पूर्व के आसपास, जिसे औजारों के रूप में प्रयोग किया गया। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण का प्रकार था, अब यह सोने की मुद्रा बन गया, जो विनिमय का माध्यम बन गया था। शतमान, चांदी की मुद्रा को शतमान कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में माप की 2 इकाइयाँ प्रचलित थीं, जिसे रक्तिका और गुंजा कहते थे। यह मापने की इकाई थी रक्तिका व गुंजा। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन किस प्रकार का था, देखते हैं। इस काल में ऋग्वैदिक देवता इंद्र और अग्नि के स्थान प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि महत्वपूर्ण थे, जबकि इस समय प्रजापति, जिन्हें सृष्टि का निर्माता माना जाता है, ब्रह्मा, जो ब्रह्म के अवतार हैं, उनका स्थान प्रमुख हो गया। और पशुओं के देवता के रूप में रुद्र की पूजा की गई, जो शिव के ही रूप माने गए हैं। और विष्णु, सृष्टि के संरक्षक के रूप में विष्णु की पूजा की गई। इस काल में कुछ यज्ञों को प्रचलित था, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। इन यज्ञों का प्रचलन किया गया। राजा अपने महत्व के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करते थे। इस प्रकार से हमारा आज का यह क्लास समाप्त होता है।